भाग 11। टीके मॉल में आरुषि, आरव और राइमा अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं निशा से। निशा भी अपने आइडियाज को शेयर करती है। सबको निशा बहुत पसंद आई, लेकिन राइमा को इतनी खास पसंद नहीं आई, क्योंकि निशा के आ जाने से कोई भी उसे भाव नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस उन्हें सुन रहा था और निशा को देख रहा था। कुछ देर बाद सभी बातें डिस्कस करके निशा जाने लगी तो सुहानी जी बोली, भाग 11। टीके मॉल में आरुषि, आरव और राइमा अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं निशा से। निशा भी अपने आइडियाज को शेयर करती है। सबको निशा बहुत पसंद आई, लेकिन राइमा को इतनी खास पसंद नहीं आई, क्योंकि निशा के आ जाने से कोई भी उसे भाव नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस उन्हें सुन रहा था और निशा को देख रहा था। कुछ देर बाद सभी बातें डिस्कस करके निशा जाने लगी तो सुहानी जी बोली, निशा बेटा, कल प्लीज हमारे घर आना, ताकि माँ जी को जो कुछ बताना हो वो बता दे। तभी आरव बोला, हाँ, क्योंकि गोवा में शादी करवाने के लिए उन्हें मनाना भी होगा, तो प्लीज तुम मना लेना। तभी राइमा बोली, आरू, ये मैं कर दूंगी, और वैसे भी इसका काम सिर्फ इवेंट मैनेज करना है, घर वालों को मनाना नहीं। ये काम वो लोग करते हैं जो कि उनके अपने होते हैं, जो कि उन्हें चाहते हैं। निशा समझ गई कि राइमा क्या कहना चाहती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, राइमा, आप बिल्कुल सही कह रही है। आफ्टर ऑल मैं तो सिर्फ एक इवेंट मैनेजर हूँ। तुम तो उनके घर की होने वाली बहू हो, तो तुम्हारी और मेरी तो कोई तुलना भी नहीं है। वेल आंटी, मैं कल सुबह आपके घर आ जाऊंगी। सुहानी जी ने सिर हिला दिया। निशा चली गई। तभी अभिमन्यु बोला, मुझे एक बात करनी थी उससे, तो मैं करके आता हूँ। तब तक आरू, तू बिल पे कर दे, और राइमा, तुमने जो ड्रेस अल्टर करने दी थी वो ले आओ। सबने सिर हिला दिया। अभिमन्यु जल्दी से बाहर चला गया। वो सीधा पार्किंग में गया। निशा अभी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने आगे बढ़कर उसके बाहें पकड़कर उसे गाड़ी से लगा दिया। निशा हैरानी से उसे देखने लगी। अभिमन्यु ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, कैसा लगा? निशा ने उसे धक्का दिया और कहा, गजब बदतमीज है। अरे अमीर होंगे तो तुम अपने घर में, समझे? डोंट टच मी। अभिमन्यु ने उसके नजदीक आकर कहा, इतनी अकड़ किस बात की है तुम्हें, पहले ये बताओ। निशा ने उसकी निगाहों में निगाहें डालकर कहा, ये अकड़ इस बात की है कि मैं आत्मा आधारित लड़की हूँ। ये अकड़ इस बात की है कि मैंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है, समझे? अभिमन्यु बोला, पहचान तो मैंने भी अपने दम पर बनाई है, लेकिन मुझ में तो अकड़ नहीं है। निशा ने होठ टेढ़े करते हुए कहा, अच्छा, तो ये क्यों कहते रहते हो कि मैं हाई क्लास हूँ, तुम मिडिल क्लास हो? बोलो, इतना शो ऑफ करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है मिस्टर मित्तल। अभिमन्यु ने कहा, मिस सूद, अपनी लिमिट में रहिए, भूलिए मत तुम मेरे लिए काम कर रही हो, ना कि मैं तुम्हारे लिए। तो तुम्हारा एक गलत स्टेप तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता है। ये सुनकर निशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम होते कौन हो मेरा करियर बर्बाद करने वाले? अभिमन्यु बोला, अभिमन्यु मित्तल। निशा बस उसे घूरती रही। तभी वहां बाकी सब भी आ गए। आरुषि बोली, ओके निशा दी, कल मिलते हैं आपसे। निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, भूलना मत, मेरी शादी ऑर्गेनाइज कर रही हो तुम, थोड़ा संभल कर। जो कहूँ वो करना पड़ेगा, वरना कहीं प्रमोशन डिमोशन में ना बदल जाए। निशा ने गाड़ी का डोर खोला और चली गई। उसके जाने के बाद आरुषि बोली, कितनी स्वीट थी ना निशा दी। अभिमन्यु ने उसकी जाती हुई गाड़ी को देखते हुए कहा, ठीक का क्या मतलब? अब कड़वी हो गई है या फिर मर गई है? बोल। आरव ने ये सुन मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, ओह। अभिमन्यु ने उसे घूरा और गाड़ी निकालने को कहा। आरव ने आरुषि को आई विंक कर दी तो वो भी मुस्कुरा दी। राइमा तो बस निशा के आने के बाद का अभिमन्यु का बिहेवियर नोट कर रही थी। सुहानी जी बोली, वैसे सच निशा है तो बड़ी प्यारी है ना सिद्धि जी? सिद्धि जी मुस्कुराते हुए बोली, जी जी बिल्कुल। कुछ देर में अभिमन्यु गाड़ी ले आया, साथ सिद्धि जी का ड्राइवर भी गाड़ी ले आया। सुहानी जी ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, सिद्धि जी, आप लोग भी कल आ जाइएगा। सिद्धि जी ने सिर हिला दिया। सब अपने अपने घर चले गए। निशा भी सीधा घर चली गई। शाम 5 बजे निशा मार्केट जाने के लिए रेडी थी। उसने काजल के घर बेल बजाई तो दरवाजा खुला। सामने खड़े शख्स को देख वो हैरान हो गई। सामने वाला शख्स भी उतना ही हैरान था जितना कि निशा। दोनों ने एक साथ कहा, तुम? तभी पीछे से काजल आई और बोली, कौन है भाई?
निशा होठों में ना बुदबुदाई। भाई? तभी काजल की नजर निशा पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उसने उसे गले लगा लिया। काजल ने कहा, भाई इनसे मिलिए, ये है निशा, पास वाले घर में रहने आई है। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल बोला, लेकिन ये तो चंडीगढ़ में रहती है। काजल ने हैरान होते हुए कहा, अरे आपको कैसे पता? कुणाल ने कहा, वो साहिल की शादी इन्होंने ही मैनेज की थी, तो वही मुलाकात हुई। काजल ने सिर हिला दिया। काजल ने निशा से कहा, निशा ये है मेरे भाई कुणाल गर्ग। दोनों ने हाथ मिलाया। निशा ने कहा, चले काजल? कुणाल बोला, कहाँ जा रहे हो? काजल बोली, कहीं नहीं भाई, बस इनके साथ मार्केट जा रही हूँ। इन्हें इतना पता नहीं है ना मुंबई की मार्केट के बारे में, तो इसलिए। कुणाल ने कहा, पर तेरी तो नाइट ड्यूटी है। काजल ने कहा, हाँ ये मुझे छोड़ देंगे हॉस्पिटल। छोड़ दोगी ना निशा? निशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तो काजल बोली, तुम प्लीज 5 मिनट वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। निशा ने सिर हिला दिया। काजल चेंज करने चली गई। वही कुणाल के साथ निशा अंदर आ गई। कुणाल के सामने बार बार शिखा का चेहरा आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे निशा से शिखा के बारे में पूछे। तभी निशा का फोन बज पड़ा। निशा ने देखा शिखा का फोन है। वो मुस्कुरा दी। वो कॉर्नर में गई और उसने फोन उठाया। निशा, हाँ बोल शी। शिखा लगातार हिचकी लेते हुए बोली, नहीं माना मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन इतनी भी याद हिचकी आ रही है, बुरा हाल हो रहा है। निशा परेशान होते हुए, शी इतनी हिचकी? मैं तुझे याद नहीं कर रही। वाह, मुंबई जाके मुझे भूल गई। और हिचकी लेने लगी। शी पानी पी। शिखा, मैंने आज इतना पानी पिया है कि 2 घंटों से बाथरूम में बैठी हूँ। निशा ये सुनकर हंस पड़ी। शिखा ने गुस्सा करते हुए कहा, तुझे हंसी आ रही है? मेरी हिचकी से जान जा रही है। निशा हंसी कंट्रोल करते हुए, अच्छा सॉरी मेरी जान, एक काम कर, लंबी लंबी सांसें ले, इससे शायद तेरी हिचकियां ठीक हो जाएंगी। शिखा ने वैसे ही किया। कुछ ही देर में उसकी हिचकी बंद हो गई और काजल भी आ गई। निशा ने कहा, शी मैं बाद में बात करूंगी, अभी मार्केट जा रही हूँ। उसने बिना शिखा की बात सुने फोन कट कर दिया। निशा काजल और कुणाल के पास गई और बोली, सो सॉरी, मेरी फ्रेंड का कॉल था। कुणाल ने झट से कहा, वो शादी वाली? निशा और काजल उसे असमंजस की स्थिति में देखने लगे। तो कुणाल ने बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब था कि मिष्टी भाभी। निशा बोली, नहीं, दूसरी, वो भी आई थी ना शादी में। कुणाल ने कहा, वही ना जिसने आपके साथ जूते चुराए थे। निशा ने हाँ में सिर हिला दिया। इससे पहले कि कुणाल आगे कुछ पूछ पाता, काजल बोली, चलो निशा चले। काजल निशा का हाथ पकड़कर ले गई। वहीं पीछे कुणाल निराश हो गया। वो खुद से बोला, अभी तक नाम का पता नहीं लगा मुझे। इधर गायत्री भवन सब लोग हॉल में बैठे थे। सुहानी जी, आरुषि और आरव सारा सामान गायत्री जी को दिखा रहे थे। तभी आरव बोला, दादी, दादू, पापा, आज हम इवेंट मैनेजर से मिले। अभिराज जी बोले, चलो ये तो अच्छी बात है, अब जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अनीश जी बोले, वैसे कैसी है लड़की? सुहानी जी बोली, बहुत ही प्यारी बच्ची है, सबसे इज्जत से पेश आई, संस्कारों वाली लड़की है। गायत्री जी बोली, ये तो अच्छी बात है। सुहानी जी बोली, मैंने उसे कल ब्रेकफास्ट पर बुलाया है, सोचा आप सब भी उससे मिल लेंगे। गायत्री जी बोली, ये अच्छा किया। आरुषि ने आरव के कान में कहा, ओए गधे, दादी को बताया कि शादी गोवा में करने का प्लान है। आरव ने उसके कान में कहा, छोड़, उस रायमा ने ठेका ले लिया है, तो हम क्यों फंसे? आरुषि ने सिर हिला दिया। तभी एक कमरे में कुछ टूटने की आवाज आई। सबने उस कमरे की तरफ देखा। अभिमन्यु ने कहा, ये तो चाचा के कमरे से आवाज आ रही है। आरव बोला, लेकिन वो तो घर पे है ही नहीं। अभिराज जी घृणा से बोले, आ गया है, जब तुम सब शॉपिंग करने गए थे तभी आ गया था। ये सुनकर सबके चेहरे पर निराशाजनक भाव आ गए। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला तो अनिल बाहर निकले। उन्होंने जब हॉल में सबको बैठा देखा तो आकर उनके साथ बैठ गया और बोले, मेरे बिना ही ग्रुप डिस्कशन हो रही है क्या भाभी? मुझे बुलाया नहीं? सुहानी जी ने अनीश जी की तरफ देखा तो उन्होंने उन्हें जाने का इशारा किया। सुहानी जी बोली, मुझे डिनर की तैयारी करनी है, मैं जाती हूँ।
वो चली गई। अभिराज जी उठे और बोले, अनीश चलो गेस्ट लिस्ट रेडी कर लेते हैं। वो अनीश जी को लेकर चले गए। अभिमन्यु भी उठा और बोला, मुझे भी इवेंट कंपनी वालों से बात करनी है। वो भी चला गया। आरुषि और आरव भी चले गए। अनिल ने गायत्री जी की तरफ देखा और कहा, आपको भी कोई काम होगा। गायत्री जी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तू काम ही कुछ ऐसा करता है कि अगर किसी को काम ना हो तभी काम करना पड़ जाता है। सुधर जा। अनिल ने कहा, माँ सुधर तो रहा हूं और कैसे सुधरूं। गायत्री जी ने कहा, जाकर अपने पापा और अपने बड़े भाई की मदद कर शादी की तैयारियों में। अनिल चला गया। गायत्री जी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहा, हे कान्हा जी मेरे घर की शांति बनाए रखे। कहानी में आखिर क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 12। गायत्री भवन के गार्डन में अभिमन्यु गार्डन में बैठकर मिस्टर सिंह से बात कर रहा था। अभिमन्यु, मिस्टर सिंह आप कल मिस सूद के हाथों कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भेज दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगा एंड एडवांस चेक आपको मेरी सेक्रेटरी सीमा भेज देगी। मिस्टर सिंह, ओके मिस्टर मित्तल, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु ने फोन कट कर दिया। तभी आरुषि और आरव आ गए। दोनों चेयर पर बैठे और अभिमन्यु को घूरने लगे। अभिमन्यु उन्हें अपनी तरफ ऐसे ताकता पाकर पूछा, क्या है? आरुषि बोली, कौन है निशा दीदी, कहाँ मिले? अभिमन्यु ने फोन में देखते हुए कहा तो कि साहिल की शादी इसी ने करवाई थी, वहां मिला। आरव ने कहा, ये तो वो सच है जो आपने बाकी सबको बताया, अब असली सच बताओ। अभिमन्यु ने कहा, असली सच नकली सच यही है। आरुषि ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे बड़ी स्वीट है। अभिमन्यु ने उसके साथ की बहस को याद करके कहा, स्वीट नहीं कड़वी। दोनों ने एक साथ कहा, क्यों ऐसा क्या हुआ? फिर अभिमन्यु ने उन दोनों को निशा और उसके साथ घटित हुए वाक्य बताए। सब कुछ सुनकर दोनों हैरानी से बोले, ओ भाई साहब, मतलब एक मामूली इवेंट मैनेजर ने मेरे भाई मित्तलों के मित्तल अभिमन्यु मित्तल को हरा दिया। ये लड़की बॉम्ब है बॉस। उन दोनों की बात सुनकर अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। तभी आरव बोला, भाई आप प्लीज उसका नंबर दे देंगे? अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, किस लिए? आरव ने कहा, कुछ नहीं, वो बस शादी के बारे में बातें करनी है। अभिमन्यु ने कहा, उसके लिए मैं हूँ। इतना बोल वो उठकर चला गया। अगली सुबह 7 बजे गायत्री भवन में सुबह की पूजा हो रही थी। पूजा आरंभ होने के बाद गायत्री जी सभी को आरती देने लगी। तभी घर में निशा ने एंट्री मारी। निशा घर के द्वार पर खड़ी थी। सुहानी जी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो बोली, निशा। सबकी नजर उस पर पड़ी। अभिमन्यु की नजरें तो उसी पर टिक चुकी थी। निशा ने लाइट पिंक कलर के कुर्ते के साथ व्हाइट प्लाजो पहना था और साथ में व्हाइट और लाइट पिंक मिक्स दुपट्टा लिया हुआ था। बालों की चोटी की हुई थी। माथे के बीचों बीच पिंक कलर की बिंदी लगाई हुई थी। अभिमन्यु के साथ कोई और भी था जिसकी नजरें निशा पर थम चुकी थी। निशा बोली, क्या हुआ, आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? गायत्री जी आगे आई। उन्होंने पहले निशा की आरती उतारी और फिर अपनी आंख का काजल अपनी उंगली पर लगाकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। निशा ने झट से झुककर उनके पैर छू लिए। गायत्री जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा खुश रहो और सदा सुहागन। तभी निशा ने कहा, सॉरी मैम, बट मैं कुंवारी हूँ। ये सुनकर गायत्री जी ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया और कहा, सदा खुश रहो और माँ बाप का नाम रोशन करो। फिर निशा अंदर आई। अंदर अभिमन्यु के अलावा और भी कोई था जिसकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। निशा ने जल्दी से जाकर अनीश जी के, अभिराज जी के, सुहानी जी के और अनिल जी के पैर छुए। लेकिन इससे पहले कि अनिल जी के पैर वो छू पाती, अनिल जी ने उसे कंधों से पकड़ लिया और ऊपर करके कहा, अरे अरे रहने दो, बाकी सबके तो छू ही लिए हैं। निशा को उनका ऐसा छूना पसंद नहीं आया। वहीं अभिमन्यु भी निशा की आंखों में देख समझ गए कि वो असहज है। उसने बाह को हल्के से पकड़ा और दूसरी तरफ खींच लिया, जिससे अनिल जी का हाथ निशा के कंधे से खिसक गया। सुहानी जी ने कहा, आओ नाश्ता कर लेते हैं। अभिराज जी बोले, रुक जाओ बहू, रायमा के परिवार को आने दो, तब तक हम सब निशा से गुफ्तगू कर लेते हैं। सुहानी जी ने सिर हिला दिया।
वहीं निशा और अभिमन्यु ही साथ खड़े देख गायत्री जी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। वो मन ही मन खुद से बोली, मेरे पोते के साथ खड़ी ये कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन अफसोस जिंदगी भर साथ खड़े रहने वाली लड़की इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जचती। सुहानी जी ने गायत्री जी की बाह पर हाथ रखा तो वो होश में आई। सुहानी जी ने उन्हें हॉल में चलने का इशारा किया तो उन्होंने सिर हिला दिया। सब हॉल में बैठे थे। निशा, आरुषि और सुहानी जी के साथ बैठी। अभिमन्यु की नजर सिर्फ निशा पर थी। निशा गायत्री जी से बोली, मैम। गायत्री जी ने उसे टोक कर कहा, बेटा तुम मुझे दादी ही बोलो। निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। निशा ने फिर कहा, दादी जी सर अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो दे दीजिए। अभिराज जी बोले, बेटा हम बस इतना ही कहेंगे कि हमें सब कुछ फर्स्ट क्लास चाहिए, सब कुछ हमारे स्टेटस से मैच करना चाहिए। निशा ने सिर हिला दिया। तभी साइकिल फैमिली आ गई। सबने उनका वेलकम किया। निशा ने सिद्धि जी और सिद्धांत जी के पैर छुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। रायमा जाकर सीधा अभिमन्यु के पास खड़ी हो गई। ये देख गायत्री जी ने सुहानी जी से धीमी आवाज में कहा, एक वो है जिसका कोई रिश्ता नहीं है लेकिन पैर छू रही है, और एक ये है जो इस घर की बहू बनने वाली है लेकिन मतलब सिर्फ अभी से है। निशा ने उनकी बात सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके कारण रायमा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। सब लोग हॉल में बैठकर निशा से बात करने लगे। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। तो निशा बोली, दादाजी अब मैं चलती हूँ, आप लोग ब्रेकफास्ट करिए। मैं आप सभी का फैमिली टाइम स्पॉइल नहीं करना चाहती। वैसे भी मेरा ज्वाइनिंग डे है। वो जैसे ही जाने लगी, अभिमन्यु झट से खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर निशा का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमने यहाँ तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया है, तो चलो। ये बात अभिमन्यु ने ऐसे कही थी जैसे निशा पर उसका हक हो। निशा हैरानी से कभी उसे देखती तो कभी अपने हाथ को, जिसे अभिमन्यु ने पकड़ा हुआ था। रायमा तो जल भूनकर राख हो चुकी थी। अभिमन्यु ने उसे अपने साथ बिठा लिया और खुद से सर्व करने लगा। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। ये पहली बार था जब अभिमन्यु ने किसी मामूली लड़की के लिए इतनी परवाह की है। आरुषि, आरव तो इशारों में ही बातें करने लग गए थे। अभिमन्यु को जब सबकी नजरों का आभास अपने ऊपर हुआ तो उसने उन सब की तरफ देखकर कहा, खाना खाइए। सब खाना खाने लगे। तभी आरुषि ने रायमा को कोई इशारा किया तो उसने पलकें झपका दी। रायमा बोली, दादी। गायत्री जी ने उसकी तरफ देखा और आगे कहने का इशारा किया। रायमा ने कहा, हमने सोचा है कि हम शादी गोवा करेंगे, वहाँ बहुत ही अच्छा व्यू है और ऊपर से बीचेस भी। ये सुनकर गायत्री जी और अभिराज जी कभी हैरानी से रायमा को देखते तो कभी अभिमन्यु को। अनिश जी को सुहानी जी ने बताया था और उन्हें मना भी लिया। गायत्री जी को रायमा की बात से गुस्सा चढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती, अभिराज जी बोले, ठीक है, लेकिन शादी में मैं और आपकी दादी नहीं आएंगी। ये सुनकर सब असमंजस की स्थिति में उन्हें देखने लगे। अभिमन्यु ने कहा, बड़ी आप ये क्या बोल रहे हैं? आप दोनों के बिना शादी कैसे होगी? गायत्री जी बोली, वैसे ही जैसे ये सोच लिया कि शादी गोवा से होगी। हमसे पूछने के बजाय तुम लोग हमें बता रहे हो, बस यही इज्जत है हमारी। अभिमन्यु अपनी चेयर से उठा और गायत्री जी के पास घुटनों पर बैठकर बोला, दादी माँ, अगर आप दोनों ये शादी गोवा से नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये शादी हम लोग यहीं मुंबई से ही करेंगे। रायमा कुछ बोलने लगी तो सिद्धि जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सर हिला दिया। रायमा ने फोक को गुस्से से अपने हाथ में मरोड़ लिया। ब्रेकफास्ट के बाद आरुषि और आरव निशा को अपने साथ खींच कर ले गए। निशा ने कहा, अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आरुषि ने कहा, निशा दी आप प्लीज दादी और दादू को मना लीजिए ना कि शादी गोवा से हो प्लीज। हम शुरू से चाहते थे कि भाई की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग हो, लेकिन दादी और दादू उतना ट्रैवल नहीं कर सकते, बट गोवा पास में ही है तो इतना ट्रैवल वो आराम से कर सकते हैं। निशा ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ आरुषि, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया है। आरव ने कहा, रायमा को ढंग से कहना नहीं आया, लेकिन प्लीज तुम कहो ना। निशा ने कहा, ठीक है कोशिश करती हूँ। दोनों मुस्कुरा दिए। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 13। निशा हॉल में जाती है। आरुषि और आरव उसके पीछे पीछे जाते हैं। निशा एक नजर उन्हें देखती है तो दोनों उसे गायत्री जी से बोलने का इशारा करते हैं। निशा लंबी सांसें लेती है और गायत्री जी के पास घुटनों पर बैठती है। सब उसे ऐसे देखकर हैरान रह गए।
गायत्री जी ने कहा, निशा आप नीचे क्यों बैठी है, ऊपर बैठिए। निशा ने कहा, दादी छोटे बड़ों के पैरों में बैठे ये उनके लिए सौभाग्य की बात होती है। ये सुनकर सब मुस्कुरा दिए, लेकिन रायमा ने मुंह बना लिया। निशा बोली, दादी मेरी वैसे कोई हैसियत नहीं है आपके आगे, आपके परिवार के आगे। मैं तो बस एक इवेंट मैनेजर हूँ जो कि आपके पोते की शादी ऑर्गेनाइज करने जा रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ दादी, रायमा की नीयत गलत नहीं थी, बस तरीका गलत था। दादी मैं मानती हूँ कि उसे आपको बताने की बजाय पूछना चाहिए था कि शादी गोवा में हो या नहीं, है ना रायमा? निशा रायमा को देखती है तो रायमा हड़बड़ाहट में हाँ में सर हिला देती है। निशा आगे बोली, दादी आप भी जानते हैं और ये सब भी कि मिस्टर मित्तल की शादी आपके और दादाजी के बिना नहीं होगी। लेकिन दादी ये शादी आपके बड़े पोते की शादी है, ये धूमधाम से होनी चाहिए। और अगर ये शादी गोवा में हुई तो मैं सच कहती हूँ ये शादी आपके स्टेटस से भी मैच करेगी और होगी भी फर्स्ट क्लास। गायत्री जी बोली, अगर ये शादी यहाँ हुई तो क्या फर्स्ट क्लास नहीं होगी? निशा ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल भी नहीं दादी, मैं अपने हर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट नहीं अपनी पूजा मानती हूँ। और भला कोई अपनी पूजा में कोई कसर छोड़ता है? आप जहाँ कहेंगी शादी करने का हम वहाँ ही सब कुछ कर देंगे। मैं अपना 100% दूंगी। लेकिन दादी सब चाहते हैं कि शादी वहाँ हो, तो एक बारी उसके बारे में भी सोच लीजिए। गायत्री जी ने अभिराज जी की तरफ देखा तो उन्होंने पलकें झपका दी। गायत्री जी ने फिर रायमा से कहा, ऐसे पूछते हैं किसी बात के लिए, वैसे नहीं जैसे तुमने पूछा था। ये सुनकर रायमा कुछ नहीं बोली। फिर गायत्री जी ने निशा के गाल को प्यार से छूते हुए कहा, ठीक है ये शादी गोवा से ही होगी, लेकिन मुझे पूरे रीति रिवाजों रस्मों के साथ ये शादी चाहिए। अगर वैसी नहीं हुई तो तुम्हारी पेमेंट काट लूंगी। ये सुन सब हंस दिए। निशा ने कहा, ओके अब मैं चलती हूँ। निशा बाहर चली गई। अभिमन्यु भी बाहर चला गया। निशा अपनी कार में बैठने ही वाली थी कि इसके कानों में अभिमन्यु की आवाज टकराई, जो कि उसे ही बोल रहा था। निशा ने पीछे मुड़कर देखा। अभिमन्यु को देख वो बोली, मॉल की तरह यहाँ भी बदतमीजी करने का इरादा है क्या? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन इतना बड़ा लेक्चर मिला था, अब और नहीं चाहिए। मैं तो ये पूछने आया था कि मिस्टर सिंह ने तुम्हें पेपर्स नहीं दिए साइन करने के लिए? निशा ने कहा, जी नहीं। अभिमन्यु ने कहा, तो भिजवा देना। निशा ने सिर हिला दिया और कहा, अब मैं जाऊं? क्योंकि आपकी तरह नहीं है कि अगर मैं लेट जाऊं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो जेलस हो कि मेरे पास पैसा है? निशा ने ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, इन महापुरुष को जब आप इतनी दौलत दे रहे थे तो थोड़ी अक्ल भी दे देते। अभिमन्यु ने चिढ़कर कहा, मुझ में अक्ल नहीं है। निशा ने हंसते हुए कहा, आप तो खुद ही बोल रहे हैं, आप दूसरा क्या कहेंगे? अभिमन्यु ने अब खींच कर कहा, गेट आउट। निशा ने कार में बैठते हुए कहा, मैं तो जा ही रही थी, लेकिन आप ही मुझे रोकते हुए आए। इतना बोल वो चली गई। उसने जाने के बाद अभिमन्यु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो खुद से बोला, तुम रुक तो चुकी हो मिस सूद मेरी नजरों में, लेकिन एक अलग अंदाज में, और उस अंदाज में तुम्हारे साथ खेलने में जो मजा आएगा ना, आहा, आई एम लविंग इट। वो अंदर चला गया। शाम 7 बजे निशा अपने घर में डिनर की तैयारी करने जा रही थी कि उसके घर की बेल बज पड़ी। उसने दरवाजा खोला तो कुणाल था। कुणाल को देख वो मुस्कुराकर बोली, आप? जी कहिए। कुणाल बोला, आपने डिनर रेडी कर लिया? निशा ने कहा, जी नहीं, बस करने ही वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कुणाल ने कहा, आज असल में हमारी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसीलिए बस हम दोनों डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। आप भी आ जाती तो। निशा ने कहा, मैं कैसे, मतलब? कुणाल ने कहा, आप बिल्कुल आ सकती हैं। काजल आपको दोस्त मानती है और मैं आपको बहन। तो निशा ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। कुणाल ने सिर हिला दिया और चला गया। निशा भी चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो ब्लू कलर के टॉप के साथ ब्लैक जीन्स पहनकर आ गई। बालों को उसने खुला छोड़ दिया। वो बाहर निकली। उसने लॉक लगाया और कॉलोनी के बाहर गई तो सामने कुणाल की गाड़ी थी। काजल पीछे बैठी थी। निशा भी उसके साथ पीछे बैठ गई। तीनों पूरे रास्ते बातें करते हुए गए। होटल पहुंचकर तीनों गाड़ी से बाहर निकले। तीनों फिर अंदर गए। कुणाल का फोन बजा। उसने उठाया और आगे से कुछ कहा गया तो उसने फोन कट कर दिया और कहा,
हमारा डिनर रूफटॉप पर है। दोनों ने सिर हिला दिया। तीनों लिफ्ट से ऊपर गए। ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि एक टेबल पर 3 लोग बैठे हैं और बाकी सारे टेबल खाली हैं। ये देख कुणाल मुस्कुरा दिया। निशा ने कहा, बाकी के टेबल खाली क्यों है? कुणाल ने कहा, ये मेरे दोस्त का कमाल है। निशा ने सिर हिला दिया। तीनों आगे बढ़े। कुणाल बोला, अभी सुन। निशा चौंकते हुए उसे देख रही थी। फिर उसने उस तरफ देखा जहां वो तीनों बैठे थे। उन तीनों में से एक लड़का मुड़ा तो वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु ही था। अभिमन्यु निशा को और निशा अभिमन्यु को देख हैरान थे। वहीं उसके साथ आए लड़का लड़की आरुषि और आरव थे। वो भी निशा को देख हैरान थे और निशा भी। निशा ने मन ही मन कहा, पागल लड़की, तू कैसे भूल गई कि ये हाई क्लास बंदा कुणाल भाई का दोस्त है? अभिमन्यु ने कुणाल से पूछा, कुणाल, मिस सूद तेरे साथ कैसे? कुणाल ने कहा, अब ये मेरी पड़ोसी है। आरुषि जल्दी से आगे आई और निशा के गले लग गई। निशा ने भी मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। ये देख कुणाल हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगा तो अभिमन्यु बोला, असल में ये मेरी और राइमा की शादी मैनेज कर रही है। अब हैरान होने की बारी काजल और कुणाल की थी। सब फिर बैठ गए। आरव बोला, कुणाल भाई, आपने राइमा को तो नहीं बुलाया? कुणाल ने कहा, देख, मुझे ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कोई इरादा नहीं था। ये सुनकर सब हंस दिए। आरुषि बोली, कुणाल भाई, शादी गोवा से हो रही है। ये सुनकर काजल और कुणाल बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया। निशा अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसकी असहजता देख आरव ने उसका हाथ पर हाथ रख दिया। निशा, आर यू फाइन? निशा ने कहा, नहीं, मुझे आदत नहीं है ऐसे होटल में डिनर वगैरह करने की। आरुषि बोली, निशा दी, अब आदत बना लीजिए क्योंकि अब आप हमारी दोस्त हैं और हमारी संगत में आपको ऐसी अमीर जगहों पर जाना पड़ेगा। निशा बस मुस्कुरा दी। तभी निशा का फोन बजा। उसने देखा कि दीक्षांत जी का फोन है। वो बोली, मैं आती हूँ। सबने सिर हिला दिया। निशा उनसे दूर जाती है और कॉल उठाती है। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल, की हाल है मेरे पुत्र दा? फर्स्ट क्लास। हाँ बताओ, अगर मेरा पुत्र फर्स्ट क्लास है तो हम भी फर्स्ट क्लास है। पहले दिशु से गल कर। वो आ गई? जी आ गई। आपने दसिया क्यों नहीं कि आप मुंबई में हो? मम्मी पापा को बताया तो, पर मुझे नहीं। चलो छोड़ो दी, मैं की सोच रही थी क्यों ना मैं भी आ जावा। दिशु, पहले तू अपनी वहाँ पढ़ाई पूरी कर। सिर्फ 1 साल रहता है, फिर तू यहाँ आ जाना। ये भी ठीक है। कुछ देर बाद बात करके फोन कट कर दिया। वो वापस उनके पास आ गई। आरुषि ने कहा, इतनी देर बाद बॉयफ्रेंड? निशा ने कहा, नहीं पापा। ओह। थोड़ी देर बाद डिनर करके सब होटल के बाहर निकलते हैं। काजल बोली, आइसक्रीम भाई? कुणाल ने कहा, आगे कुछ ही दूर पर आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ चलते हैं, पैदल ही। सब सिर हिला देते हैं। सब पैदल ही जाते हैं। निशा और अभिमन्यु सबसे पीछे थे। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 14। निशा और अभिमन्यु आखिर में चल रहे थे। निशा ने एक नजर अभिमन्यु को देखा और फिर सामने देखने लगी। अभिमन्यु नीचे देख रहा था। अभिमन्यु ने फिर निशा से पूछा, तो तुम पंजाब से हो? निशा ने कहा, आपको उससे क्या आधार कार्ड बनाना है? अभिमन्यु ने ये सुन उसकी कलाई पकड़ी और पास ही के पेड़ से सटा दिया। आरुषि, आरव, काजल और कुणाल अपने में मस्त होकर आगे चल रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं लगा। अभिमन्यु ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ इस वे में बात मत करो तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना। निशा ने उसके पैर पर अपने पैर से वार किया जिससे अभिमन्यु संभल ना सका और पीछे हो गया। इसी दौरान उसके हाथ से निशा की कलाई छूट गई। निशा ने उसे घूरते हुए कहा, वरना क्या करोगे? लिसन, तुम ना मेरे सिर्फ एक क्लाइंट हो, उससे बढ़कर कुछ नहीं। अभिमन्यु ने कहा, ओह, तो आप अपने क्लाइंट से इस तरह पेश आती हैं? निशा ने भी मुस्कुराकर कहा, शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर मित्तल कि हम इस वक्त अपने एक कॉमन फ्रेंड के डिनर पर आए हैं। अभिमन्यु ने अपनी एक भौं उठाकर कहा, मेरे दोस्त को बड़ी जल्दी अपना दोस्त बना लिया? निशा ने कहा, वो तो भाई है, मैं तो उनकी बहन की बात कर रही हूँ और मैं जिसे मर्जी अपना दोस्त बनाऊं, मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। इससे निशा का हाथ सीधा उसके कंधे पर पड़ा।
अभिमन्यु ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाकर तुम्हें घर से बाहर कदम रखने के लिए भी इसी अभिमन्यु मित्तल की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। और ये अभिमन्यु मित्तल का वादा है एंड मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकर सकता। निशा ने हंसते हुए कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप रायमा से नहीं मुझसे शादी करके मुझ पर अपना कंट्रोल रखेंगे। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बेशक। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और खो गए। दोनों को होश ही नहीं था कि वो कहाँ है और क्यों है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू कर निकला तो दोनों होश में आए। दोनों झट से दूर हुए और नजरें चुराने लगे। निशा ने नजरें चुराए ही कहा, चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। अभिमन्यु ने सिर हिला दिया। दोनों एक दूसरे की नजरों का सामना नहीं कर पा रहे थे। दोनों जल्दी से आइसक्रीम पार्लर पहुंचे। उनके पहुंचते ही सबके सवालों की बरसात उन पर होने लगी। निशा ने सबको शांत किया और अभिमन्यु को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, एक काले बिल्ले ने रास्ता काट लिया। आरुषि बोली, आप इन चीजों में मानती हो? निशा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, नहीं, लेकिन वो बिल्ला था ही इतना भयानक कि रुकना पड़ा। आरुषि ने सिर हिला दिया। वही अभिमन्यु बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा था, जिसका आभास निशा को भी था, लेकिन वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। कुणाल ने कहा, निशा, अभी कौन सा फ्लेवर खाओगे? दोनों ने एक साथ कहा, बटर स्कॉच। दोनों का सेम जवाब सुनकर सब हंस दिए और वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूरने लगे। कुणाल और आरव आइसक्रीम लेने चले गए। आरुषि और काजल बातें कर रहे थे और निशा अपना फोन चला रही थी। अभिमन्यु उसके पास गया और उसने उसके कान में धीमी आवाज में कहा, मैं काला बिल्ला हूँ। निशा ने उसे एक नजर देखकर कहा, मैंने तो नहीं कहा, आप खुद ही कह रहे हैं। अब अगर आप खुद अपने आप को मानते हैं तो उसमें मैं क्या करूं भला? अभिमन्यु ने आसपास देखा। आसपास कोई भी नहीं था। कुणाल और आरव से वो दोनों कुछ दूर थे और उन दोनों का ध्यान उन पर नहीं था। अभिमन्यु ने निशा की कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचा और कहा, देखो, मुझे ना उकसाओ मत कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे तुम्हें पछतावा हो। निशा ने उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, ये धमकियां ना अपने आप तक रखो, मुझे मत दो, वरना मैं धमकी नहीं सीधा करती हूँ। अभिमन्यु ने उसे एक पल देखा और हल्के से उसके होठों को छूकर झट से दूर हो गया और बोला, करना हमें भी आता है। इतना बोल वो आरव और कुणाल के पास चला गया। वही निशा उसी एहसास में खोकर रह गई। पहली बार वो किसी लड़के के इतने करीब गई थी। निशा को होश आया। उसने आसपास देखा और अपनी गालों पर आ रही लटों को कान के पीछे किया और आरुषि और काजल के पास चली गई। कुछ ही देर में आरव, कुणाल और अभिमन्यु आइसक्रीम लेकर आए। अभिमन्यु ने निशा को आइसक्रीम पकड़ा दी। निशा ने भी नजरें झुकाकर ले ली। आइसक्रीम खाकर सभी अपने घर की तरफ चल गए। इधर घर पहुंचकर निशा सीधा किचन में गई। उसने फ्रिज में से बोतल निकाली और जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। उसने कुछ ही सेकंड में आधी बोतल खाली कर दी। बोतल को होठ से अलग कर उसने वापस फ्रिज में रखी और कमरे में चली गई। वो बेसुध सी बेड पर लेट गई और किस वाला सीन याद करने लगी। उसकी उंगलियां बरबसी अपने होठों पर चली गई। तभी वो होश में आई। वो बाथरूम में गई और उसने जल्दी से मुंह धोया। कपड़े बदलकर वो बेड पर लेटी और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज नींद ही नहीं आ रही थी उसे। आखिरकार उसने अलमारी में से एक नॉवेल निकाली और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं लगा। वहीं गायत्री भवन में अभिमन्यु बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के कश भर रहा था। उसकी आंखों के सामने भी वही मंजर आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, अभी तो बस शुरुआत हुई है मिस सुध, आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो ट्रेलर का भी आधा हिस्सा था, जबकि पूरी फिल्म बहुत खतरनाक है। इतनी की क्या बताऊं, लेकिन मजा आएगा ये फिल्म बनाने में। अब तक तो तुम्हारी नींद उड़ गई होगी, लेकिन मुझे तो उसकी नींद उड़ानी है जिसने सालों से मेरी नींद उड़ा कर रख दी है। बहुत सालों बाद चैन की नींद सोने वाला हूँ, सच में। आई एम लविंग इट। उसने सिगरेट को पैरों तले दबाया और जाकर बेड पर लेटकर सो गया। आखिर क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 15। 2 दिन बाद सुबह 8 बजे निशा ब्रेकफास्ट बना रही थी कि घर की बेल बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने शिखा खड़ी थी। शिखा को देख वो चिल्ला पड़ी, शी। शिखा भी मुस्कुराते हुए चिल्ला पड़ी, नी।
दोनों झट से एक दूसरे के गले लगे। वहीं उनके चिल्लाने से काजल और कुणाल घर से बाहर निकल आए। उन्होंने जब निशा के घर की तरफ देखा तो पाया कि वो दोनों गले लगाए घर की दहलीज पर खड़े थे। शिखा की पीठ उनकी तरफ थी। काजल बोली, भाई निशा चिल्लाई तो ऐसे कि कोई भूकंप आ गया, लेकिन यहाँ तो ये किसी के गले लगी हुई है। कुणाल बोला, पर ये है कौन? काजल बोली, लेट्स सी। इतना बोल वो उनकी तरफ बढ़ गई और कुणाल भी बढ़ गया। काजल बोली, निशा। उसकी आवाज से शिखा और निशा दोनों अलग हुए। शिखा भी काजल और कुणाल की तरफ मुड़ गई। शिखा और कुणाल एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। निशा बोली, अरे काजल तुम? काजल बोली, निशा तुम चिल्लाई ही ऐसे कि शायद पूरा मोहल्ला आ जाता। निशा ने कहा, वो सॉरी, शी आई थी तो एक्साइटमेंट में ध्यान ही नहीं रहा। काजल बोली, कौन शी? निशा ने शिखा की तरफ इशारा कर कहा, ये है शी। कुणाल मन ही मन बोला, इतनी खूबसूरत लड़की का नाम शी? चलो कोई नहीं, नाम का मैंने आधार कार्ड थोड़ी बनाना है। उसने शिखा को देखते हुए आंख मार दी तो वो हड़बड़ा गई और निशा से बोली, ये लोग कौन है? निशा ने कहा, ये काजल और ये इसके भाई कुणाल, मिष्टी की शादी में मिले थे ना, ये दोनों यहाँ मेरे नेबर्स हैं। शिखा ने सिर हिला दिया। शिखा ने काजल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो शिखा मेहरा। काजल हाथ मिलाते हुए बोली, ओह तो पूरा नाम शिखा है, मुझे लगा शी ही है। शिखा ने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो ये मुझे शी बुलाती है और मैं नी। काजल ने सिर हिला दिया। शिखा निशा से बोली, घर के अंदर कोई पागल कुत्ते को तूने खुला छोड़ दिया क्या? निशा ने हंसते हुए कहा, कुत्ता कहाँ से आ गया? शिखा बोली, ओह तो फिर कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड है तेरा अंदर? निशा ने उसे घूरते हुए कहा, शी। शिखा चिढ़ते हुए बोली, फिर अंदर क्यों नहीं लेकर जा रही है? कब से यहीं खड़ी हूँ, थक गई हूँ मैं। निशा ने कहा, सीधा भी बोल सकती थी, चल। फिर सब अंदर चले गए। शिखा घर देखने लगी और निशा उसका सामान कमरे में रखकर किचन में चाय नाश्ता बनाने लगी। शिखा फिर हॉल में बैठी। शिखा ने एक नजर कुणाल को देखा और फिर काजल से बात करने लगी। निशा चाय नाश्ता लेकर आई। शिखा ने कहा, हाय मेरी जान, तेरे हाथ की चाय और इस पोहे को मैंने बड़ा मिस किया। निशा मुस्कुरा दी। उसने पहले शिखा को दिया और फिर काजल और कुणाल को भी। तभी कुणाल का फोन बज पड़ा। उसने उठाया और बात करके काटा। उसने कहा, सॉरी निशा, मैं ना ही पोहा खा पाऊंगा और ना ही चाय पी पाऊंगा। एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे वहां जाना होगा, सॉरी। काजल ने कहा, अरे मुझे हॉस्पिटल भी छोड़ना है। कुणाल ने उठकर कहा, तो चलो जल्दी। दोनों चले गए। शिखा अब निशा को घूरने लगी। उसने अपनी तरफ ऐसे घूरते पाकर बोला, क्या हुआ? शिखा बोली, तूने उस दिन क्या कहा था? निशा ने पोहा खाते हुए कहा, किस दिन क्या कहा था? शिखा बोली, उसी दिन जिस दिन मुझे हिचकी आई तो तुझे कॉल किया। उस दिन की बात याद करके उसने जीभ को दांतों तले दबा दिया। मुझे हिचकी आई? मुझे लगा तूने याद किया होगा, लेकिन नहीं, ये मैडम तो मुंबई आते ही अपनी पक्की सहेली को भूल गई। निशा ने उसे मनाते हुए कहा, नहीं शी, वो। शिखा बोली, क्या शी, तू तो मुझे भूलेगी ना? हाँ, काजल जो आ गई है। इतना बोलकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने आगे कहा, अब मेरी जितनी भी वैल्यू थी सब खत्म। तभी मैं कहूँ, वैसे तो मुझे नी हर घंटे फोन करके परेशान कर देती है, लेकिन यहाँ आकर तो तूने एक बार भी मुझे फोन नहीं लगाया। लेकिन अब सब समझ आ गया, काजल मिल गई तो मुझे भूल गई। निशा उसकी बातें सुनकर हंस हंस कर पागल हो रही थी। शिखा ने ऐसे हंसते हुए देखा तो वो उठकर बोली, तू हंस, मैं जा रही हूँ वापस। वो इससे पहले जाती निशा उठी और उसके गले लग गई। शिखा मुस्कुरा दी। निशा बोली, सॉरी मेरी जान, पर क्या करती, आते ही उस खड़ूस हाई क्लास बंदे से टकरा गई। लेकिन तू ये बता, तू यहाँ कैसे? शिखा उससे अलग हुई और खुशी से बोली, मुझे यहाँ की नंबर 1 कंपनी सुहानी टेक्नोलॉजी में जॉब मिली है। ये सुनकर निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसके भाव बदल गए। उसने कहा, तुझे पता है वहाँ का ओनर कौन है? शिखा सोचते हुए बोली, हाँ, यहाँ जो सबसे फेमस मित्तल फैमिली, उन्हीं का बेटा है। नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा नाम है, क्या था? निशा बोली, अभिमन्यु मित्तल। शिखा बोली, हाँ, उसी की सेक्रेटरी का जॉब है मेरा। ये सुनकर निशा हैरानी से उसे देखने लगी। वो बोली, तुझे पता भी है कौन है ये अभिमन्यु मित्तल? शिखा ने उसकी तरफ भौं उठाकर देखा।
निशा बोली, वही अकड़ू बदतमीज खड़ूस अड़ियत, साहिल जीजू का दोस्त। शिखा हैरानी से बोली, वो? निशा ने हाँ में सिर हिला दिया। शिखा बैठते हुए बोली, गई भैंस पानी में। निशा ने कहा, कुणाल भाई भी उसी की कंपनी का सीईओ है। शिखा ने सिर हिला दिया। शिखा बोली, तूने अभी कहा कि तू उससे टकराई, कैसे? निशा ने मुंह बनाते हुए कहा, उसी की शादी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। शिखा हैरान रह गई। तभी निशा चिल्लाकर बोली, ओह नो! शिखा बोली, क्या हुआ? निशा बोली, मैं लेट हो गई। देख, तू ना आज घर में ही रहना, तू रेस्ट कर। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, सॉरी, बाय। इतना बोल उसने वहां पड़े बैग को उठाया और भाग गई। शिखा ने भी सिर हिला दिया। आखिर कहानी में क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।